जैसा कि आपको पता है, इसमें एसएससी 2022 के टॉपर्स की सीरीज चल रही है। आज उसी सीरीज में ये 22वीं वीडियो रहने वाली है। और आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं आलोक कुमार जी, जिनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 9th है। साथ ही साथ ये ऑलरेडी सेल में वर्किंग है। तो दोनों का एक्सपीरियंस आज इनसे पूछेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, उसके बाद हम बातें करते हैं आपके तैयारी से। तो मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं बेसिकली बिहार के पूर्णिया जिला से बिलोंग करता हूँ। और हमारी स्कूलिंग भी गांव से ही हुई है। आफ्टर 10th 12th गांव से हुई। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर है, वहीं से 18-21 सेशन में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। और फिर एक साल सेल्फ तैयारी के बाद 2022 के एग्जाम में अपियर हुए, और यही रिजल्ट अभी आया उनका। सीपीडब्ल्यूडी में तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 9 है। इसके पहले आप जॉब कर रहे हैं सेल में। सबसे पहले उसकी स्टोरी जानना चाहेंगे। ये फॉर्म कब आया, कब रिजल्ट आया और कब से ज्वाइनिंग हुई है आपकी? मोस्टली जब सेमेस्टर के बाद हम लोग इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेक्टर में आए, तो फिर एक जनरल सिलेबस रखे थे। किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल सिलेबस को नहीं फिलहाल टारगेट किए थे, एक जनरल सिलेबस था। तो सारे सिलेबस को पहले कवर करने के बाद मेनली टारगेट एसएससी से था। लगभग अगस्त से हमने एसएससी को टारगेट कर लिया था। तो एसएससी के ही उस कड़ी में मेनली एसएससी का एग्जाम चलता रहा। शायद अक्टूबर के आसपास का फॉर्म आया था सेल का, तो डाल दिए थे, क्योंकि उस समय तो सारा फॉर्म ही डालते थे। तो सेल का भी उसमें डाल दिए थे। और फिर पहले तो एसएससी का एग्जाम हो गया था 16 नवंबर को। 26 दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम था सेल का। उस समय मेरा मेंस का तैयारी चल रहा था। और ज्यादा कुछ नहीं, बस एक दिन दो दिन रिवीजन किए और कुछ करेंट्स के इवेंट्स देखे, फिर एग्जाम में अपियर हुए। तो फिर उसका जब मेंस का तैयारी चल ही रहा था, तो फिर 10 या 12 फरवरी के आसपास इसका इंटरव्यूज का शेड्यूल आता है। देखिए उसमें सिलेक्टेड है, तो फिर 26 फरवरी को मेंस का एग्जाम और 24 फरवरी को राउरकेला में इंटरव्यू। और एग्जाम प्रयागराज में, दोनों एक दूसरे से काफी दूर था। फिर सोचे किसको छोड़ें, तो फिर सोचे छोड़े नहीं किसी को, दोनों को कोशिश करते हैं लेने का। तो फिर 24 को जाके राउरकेला में इंटरव्यू अटेंड किए, और 26 को फिर जाके प्रयागराज में मेंस दिए। और उसके कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आया तो इसका अप्रैल में ज्वाइनिंग हुआ है सेल में। फिर मई में तो एसएससी का रिजल्ट आया। इस बीच कोस्ट गार्ड भी दिए थे, कोस्ट गार्ड में भी रिजल्ट आया। बट वो करना नहीं था, तो उसमें आगे फिर प्रोसेस नहीं बढ़ाए। बस रिजल्ट आके उसको वहीं छोड़ दिए। सेल में क्या रैंक थी आप? सेल ऐसा कोई ऑफिशियल रैंक जारी नहीं करता है। ना ही वो एग्जाम के आंसर की, ना ही वो इस तरह की कोई डाटा जारी करते। वो बस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नेम सेंड किए थे कि ये बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो इसमें हम रैंक की बात कर नहीं सकते, क्योंकि वो ऑफिशियल कुछ जारी किए नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई रैंक आता नहीं है। पोस्ट गार्ड में? उसमें भी रैंक नहीं था, उसमें फिजिकल था, बट हमने फिजिकल अटेंड नहीं किया, क्योंकि उसके वर्किंग प्रोफाइल के बारे में देखने के बाद लगा कि नहीं, एसएससी को ही टारगेट किया जाए, क्योंकि उस समय तक प्री हो चुका था। ये 10 जनवरी के आसपास उसका फिजिकल होना था। उस समय प्री का आ चुका था, तो मेंस का चल रहा था, तो इसलिए उसको वहीं पे स्किप कर दिए। तो ये, और ये सब एग्जाम कोई ऑल इंडिया रैंक कोई जारी नहीं करती है सेपरेट रैंक। वो किस कभी कभी अल्फाबेटिकल या फिर कभी रैंक की बात नहीं कर सकते हैं। सेल में भी उसी तरह से था। क्या ये पॉसिबल है कि एक डिप्लोमा स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से, वो भी सीपीडब्ल्यूडी क्रैक कर सकता है, वो भी विद इन 10 रैंक? शायद पॉसिबल हो, इसलिए तो आज यहाँ दिख रहे हैं। और लगा, जब मैं हुआ तो लगा कि नहीं, अंडर 10 तो कर ही सकते हैं, और एक भारी संख्या में आ सकते हैं। ये फियर को खत्म करके डिप्लोमा, क्योंकि बेस तो डिप्लोमा ही है। अगर आप डिप्लोमा बेसिस पे अच्छे से किए हैं, तो फिर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप लोग को पता भी होगा कि इस बार के ऑल इंडिया रैंक 1 भी, वो भी डिप्लोमा होल्डर ही है। तो सिंगल डिजिट ला सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से बच्चे डरते रहते हैं ना सर। पहली बात तो इलेक्ट्रिकल में पोस्ट कम आती है, ऊपर से बीटेक वाले भी हैं। तो डिप्लोमा वाले कहाँ क्रैक कर पाएंगे? तो देख लीजिए, आप लोग के पास लाइव एग्जांपल है आलोक कुमार जी। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करके इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी में ऑल इंडिया रैंक 9 लेकर आए हैं। अब हम तैयारी से रिलेटेड कुछ चीज पूछेंगे कि प्री में आपकी स्कोरिंग क्या थी, टेक और नॉन टेक दोनों कैटेगरी में? पीडी में मेरे टेक्निकल में स्कोर 68.75 थे।
और रीजनिंग में मेरे 41.5 थे, और जीके में 28.25 थे, और ग्रॉस शायद 137.75 था। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 147.72 आया था। काफी नंबर यानी बढ़ा है अप्रोक्स आपका। टू 16 का शिफ्ट था, तो मे बी शायद इसलिए बढ़ा है इतना। तो जीएस की तैयारी कैसे की आपने, कौन कौन सा स्टेट मटेरियल यूज किया, कहाँ से? जीएस की तैयारी के लिए बेसिकली सबसे पहले तो जब एसएससी का पूरा एक डिटेल स्टडी की एग्जाम के, तो लगा कि रीजनिंग तो सारे लड़के बना ही लेते हैं, 50 में 40 45 पे स्कोर कर लेते हैं, टेक भी बन जाएगा। मेनली जो गेम प्ले करेगा वो ऐसे ये जीके जीएस ही करेगा। तो जीके जीएस के लिए मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं था कि टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट में पढ़ के निकल जाए। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बीपीएससी को लेके भी प्लानिंग थी। तो डिटेल पढ़ने का थोड़ा आदत था, तो खान सर जैसे हम लोग के बिहार में है, तो उनसे ही पहले एक डिटेल सिलेबस पूरा पढ़े जो भी थे। उसके बाद फिर लुसेंट हो गए, इडुटेरियास, इन लोगों के बुक को 2-3 बार सेल्फ से लाइन बाय लाइन करके पढ़े। फिर जितने भी करंट इवेंट्स थे, तो इन सब को रिलेट करते करते प्रॉपर टेस्ट लगा के, चाहे वो नॉन टेक की तैयारी के लिए नॉन टेक का टेस्ट लगाते थे, तो ये सब करके जीके जीएस में इम्प्रूव आया था। और स्पेशली स्टेटिक पोर्शन को कुछ स्मार्ट अप्रोच से कवर किए थे, तो वो काफी हेल्पफुल रहा एग्जाम में। क्या स्मार्ट अप्रोच था, हम लोगों को बता दीजिए। स्मार्ट अप्रोच यही था, जैसे एसएससी जेई का एसएससी ही लेगी एग्जाम, तो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल और एमटीएस ये सब का भी लेता है। तो हमने यही किया कि रीजनिंग रीजनिंग के प्रैक्टिस हमने सीएचएसएल के एग्जाम से भी किए। सीएचएसएल के 48 सेट थे, एमटीएस के 42 सेट थे, वो सारे को मैंने स्पेशली जीके जीएस को प्रिंट करा के पढ़ा। तो वहां से एक आइडिया लग गया कि एसएससी का क्या ट्रेंड है। जैसे है कि उनका डांस हर साल 2 पूछेंगे, वो तबला मतलब किस तरह का कौन वाद्य यंत्र कौन बजा रहे हैं, कहाँ का क्या फेमस है, ये हर साल उनका पूछना है। नदी से सवाल डालेंगे हर साल। और साइंस से क्या मतलब फेमस क्या क्या क्वेश्चन है, तो ये सब एक आइडिया लगा। उसके बाद फिर बुक से या फिर गूगल से इन सब जगह से कलेक्ट करके एक प्रॉपर वो तैयार कर रहे थे कि एग्जाम टाइम में रिवीजन करके दिया जा सके। कितने भी कौन सा इस तरह से इसी को स्मार्ट अप्रोच था कि वो जो पूछना चाह रहा था वो लगभग वो 40 सेट 40-80 सेट पढ़ाई किए। तो वहां से आइडिया लग गया इस बात का। तो तब फिर उसी डायरेक्शन में फिर तैयारी हुआ, और संजोगवश एग्जाम में 40 क्वेश्चन शायद जीके में अटेम्प्ट लिए थे हम, जिसमें से 30 क्वेश्चन सही थे जीके के। बहुत अच्छा अप्रोच है, क्योंकि 75% एक्यूरेसी नहीं होती है जीएस में सबकी। और यही था, यही स्मार्ट अप्रोच तो कह सकते हैं कि एसएससी का, क्योंकि लेना तो एसएससी को ही है, नॉन टेक तो वो कॉमन ही रखेंगे सब में। यही सोच के साथ पहले पूरा एक बार देख लिया गया, तो वहां से आइडिया लगा कि नहीं, एसएससी बहुत कुछ नहीं पूछती, उनका दायरा लिमिट है पूछने का, बस वही दायरा को टारगेट किया जाए। तो फिर उसी को स्पेशली टारगेट किए थे, तो वहीं से हमने ये सब कवर किया था। एसएससी का दायरा लिमिट है, या आपने एसएससी को दायरे को लिमिट में रखा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोशिश किए जहां तक उनका क्वेश्चन का एक्सपेंड कर सकते हैं वो उतना कवर करने का। ऐसा नहीं था, मतलब जो भी बस वहां से हम टॉपिक कलेक्ट करते थे। जैसे मैंने टॉपिक कलेक्ट किया कि डांस वो पूछ रहे हैं, तो ये नहीं कि बस 4-5 जो फेमस जो सबको पता है वो नहीं, ऑल इंडिया में जो भी है आ सकते हैं जो नहीं आए हैं, तो वो सारे डाटा को कवर किए। तो कह सकते हैं कि अपना भी दायरा हमने बढ़ाया था सोच के उस अकॉर्डिंग। रीजनिंग का क्या अप्रोच था? जैसा जैसा कि हम लोग बिहार से हैं, तो हम लोग नवोदय का फॉर्म भरते हैं 5th क्लास में। तो उस समय से रीजनिंग का एक माइंड में आ जाता है आइडिया। तो इस समय क्या था कि रीजनिंग का एक कोर्स कैरियर बिल पे पढ़ाते हैं, पीयूष मार्शल, 67 पढ़े हैं। और उसके बाद फिर प्रॉपर टेस्ट बनाने आ गए। टेस्ट में वही था जो सेक्शन टेस्ट होते हैं वो लगाए, और फिर सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस तीनों की रीजनिंग प्रीवियस ईयर के लगाए। तो नॉन टेक का मेनली तैयारी हम एसएससी के सारे एग्जाम से कर लिए थे, सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस के सारे एग्जाम के क्वेश्चन से कर लिए थे। और टेक का तो अपना सेपरेट चल रहा था, तो रीजनिंग भी मोस्टली सेट प्रैक्टिस करके ही कवर किए। ये जो टेक का सेपरेट चल रहा था, वो भी सेपरेटली बता दीजिए, कैसे किए हैं टेक का सेपरेट? टेक का सेपरेट मतलब एसएससी के नॉन टेक का के लिए तो एक अलग प्लानिंग थी। टेक के लिए था कि एसएससी बहुत ज्यादा इधर उधर से पूछती नहीं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम ये सब उनको पूछना नहीं है। सिलेबस बहुत कॉम्पैक्ट है।
मेन जो कोर पेपर है वो, और यूटिलाइजेशन प्लस एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो इन सब का जो भी कंटेंट अवेलेबल था, कुछ बुक्स थे, कुछ गेट एकेडमी, एस एकेडमी, इस तरह से कुछ कुछ इस तरह के बुक्स को और यूट्यूब वीडियोस, इन सब का सहारा ले लेके कंटेंट को पहले कलेक्ट किए और एक इंटीग्रेटेड शॉर्ट नोट्स तैयार किए सारे सब्जेक्ट का। समथिंग कोई भी एक सब्जेक्ट कम से कम 4 जगह से लेके कंटेंट एक इंटीग्रेटेड शॉर्ट नोट्स था। आई थिंक हमको लगता है कोई भी एग्जाम हम टेक का देने जाएं तो 40% क्वेश्चन उस शॉर्ट नोट से आ सकते हैं या आए भी हैं एग्जाम में। तो वो एक शॉर्ट नोट्स काफी हेल्पफुल रहा जो हम बनाए थे। तो वही टेक का यही एक प्रोसेस था कि शॉर्ट नोट्स पहले रेडी करना है अच्छे से, उसके बाद फिर उसी शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और सेट लगाना है। मेंस की तैयारी के लिए जो प्रैक्टिस होती है वो कैसे किया आपने? सबसे पहले जब एसएससी का आंसर किया आया, शायद 22 नवंबर को एसएससी का आंसर किया आया था, तो उसी दिन हमने एसएससी के मेंस का बुक खरीद के लाया। तो प्रीवियस ईयर को हमने देखा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से ये आइडिया लग गया था कि बना सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। अब काम दो चीज पे करना है, टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट आंसर लिखने का, कि किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट किया जाए। तो फिर एक तो पहले कुछ टॉपर्स के कॉपी अवेलेबल थे, उनको देख के थोड़ा आइडिया लगा उनसे कि क्या होना चाहिए। और फिर मेंस में सारा पीवाईक्यू पहले खुद से बनाए, सारे पीवाईक्यू को पहले खुद से सॉल्व किए। और जो जो पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट थे या टॉपिक्स थे उनको फिर बुक से, जैसे मशीन के लिए अशफाक हुसैन के मेरे पास बुक थे, और नेटवर्क के लिए AK चक्रवर्ती का बुक था मेरे पास। तो इन सब बुक से फिर हम सवाल बनाना स्टार्ट किए। फिर लास्ट टाइम में कुछ कुछ टेस्ट इधर उधर से लेके टेस्ट सीरीज लगाने से आइडिया लग गया कि प्रॉपर आंसर राइटिंग क्या होना चाहिए। तो मेनली सेल्फ तैयारी था, और वो खुद के सेमेस्टर के नोट्स प्लस बुक्स, इन्हीं के सहारे से मेनली मेंस का तैयारी हुआ था। कितना अटेम्प्ट किया था आपने फाइनल एग्जाम में मेंस? मेंस में 290 का, ऐसे 10 नंबर का एक सवाल स्किप हो रहा था, तो उसमें सोचे कुछ और अच्छा लिखने से अच्छा है कि इसी में कुछ और इम्प्रूव कर दिया जाए, ताकि 10 में वो 6 ना दे, 10 में कम से कम 7 दे, 8 दे। तो वो 10 नंबर का नहीं बना के बाकी 290 का अटेम्प्ट किए थे, और कुछ दिन पहले तब स्कोर आ भी चुका है। तो 265 स्कोर है मेंस में, और ओवरऑल 412.7 है स्कोर। चलिए बहुत बढ़िया है। तभी तो ऑल इंडिया रैंक 9 आया है। ऐसे ही थोड़ी 290 में 265 सही हुआ है। अब कह नौकरी सकते आपकी हैं। इस समय आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी सेल में, इसके बाद CPWD ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 एग्जाम आप क्रैक कर चुके हैं, तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान तो फिलहाल, एक तो जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं CPWD, उसमें अपना करियर ग्रोथ कैसे हो सकता है उस पर फोकस तो रहेगा ही। साथ ही साथ जैसे इस बार जो भी 2022 में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उसको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा भीड़ है जो इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जो कि साथ ही तैयारी करते थे, किसी कारणवश वो लोग इसमें नहीं सिलेक्ट हो पाए। तो पहला टारगेट तो ये भी रहेगा कि उन लोगों की सहायता की जाए, अब जो साथ बैठ के पढ़े थे, जो साथ हमेशा रहे थे, दोस्तों को कैसे अब हिंट सपोर्ट किया जाए, क्या क्या हिंट्स दिया जाए। तो इस डायरेक्शन में मेनली टारगेट रहेगा। इसीलिए हम खुद का एक अपना चैनल भी क्रिएट किए हैं, ताकि जुड़ सकते हैं लोगों से, और अपने एरिया के जो भी स्टूडेंट उनके साथ शेयर कर सकते हैं किस तरह से, मतलब स्मार्ट अप्रोच करके कम मेहनत में भी एक ठीक ठाक स्कोर किया जा सकता है। तो यही एक टारगेट है कि पहला तो अपना करियर ग्रोथ को देखना, और साथ ही साथ उसके पैरेलली जो भी अपने दोस्त छूट गए हैं या जो कुछ भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, कंटेंट शेयर किया जाए उन लोगों के साथ। और एक साथ रह के साथ तैयारी करके उन लोगों को भी लाया जाए इस फील्ड में जितना जल्द चलिए, से जल्द हो सोच तो सके। बहुत अच्छी है आपकी। हमें लिंक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो हम बच्चों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो बच्चे वहां से डायरेक्ट आपसे जुड़ जाएंगे। ओके। स्ट्रगल क्या रहा तैयारी के दौरान? कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? तैयारी के तो तैयारी का दायरा 1 साल का मेनली था। सेमेस्टर खत्म होने के बाद, जैसे हम लोग का सेमेस्टर कोरोना के कारण नवंबर में एंड हुआ, तो फिर दिसंबर से हम प्रॉपर पटना तैयारी का स्टार्ट हुआ। पहला एग्जाम UPPCL का ही था, जो दे रहे थे कंपटीशन के क्षेत्र में आके। तो वो सब एग्जाम धीरे धीरे देना स्टार्ट की। फिर
पहला था कि अभी एग्जाम में नंबर स्कोर नहीं हो रहे हैं। हताश नहीं हुए, क्योंकि पता था कि सिलेबस को एक बार पहले कंप्लीट करना है। तो फिर सिलेबस को अच्छे से कवर करने पे लग गए। स्ट्रगल रहा मेनली, जो भी कलिंग्स थे, अपने में कंपटीशन थे। मेरे साथ जो भी लड़के थे वो सारे मतलब अच्छे लड़के थे, तो एक अच्छा कंपटीशन का माहौल हमेशा से था मेरे आसपास। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सिलेक्शन में। कि होता है, आप अकेले हैं तो जंगल का शेर बन के बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप बीच में रहते हैं सबके, तो आपको लगता है कि आप कितना पानी में है। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा मेरे लिए बेनिफिट था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ 8 से 10 लड़के थे, और वेल क्वालिफाइड। हम लोग में एक कंपटीशन चलता था, चाहे वो टेस्ट देते थे तो नंबर का कंपटीशन हो या हर तरह का। तो वो स्ट्रगल उतना नहीं फील हुआ दोस्तों के साथ रहते रहते। और पढ़ाई लेकिन प्रॉपर वे में चलता रहा, सिलेबस पहले कंप्लीट किए, और सिलेबस के बाद फिर क्वेश्चन लगाने गए। बहुत क्या होता है कि पहले क्वेश्चन लगा के डिमोटिवेट हो गए हैं कि नहीं ये तो हम पढ़े ही नहीं है अभी तक। इसलिए एक बार सिलेबस पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आना चाहिए। मिसलेनियस क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे, हर एग्जाम में मिलेंगे, उसको नोट डाउन प्रॉपर करते जाना चाहिए। और यही अप्रोच मेरा था। और हमने भी इस चीज को नोटिस किया बाद में, जैसे 1 साल का तैयारी कंप्लीट हुआ, सिलेबस पूरा, उसके बाद फिर कोस्ट गार्ड में भी रिजल्ट हुआ। फिर सेल आप अभी ज्वाइन है, एसएससी में रिजल्ट हुआ है, फ्यूचर में 1-2 एग्जाम और दिए हुए हैं, एमपी पीजीसीएल का दिए हुए हैं, उसमें भी 82 रो स्कोर है। तो जो हो आगे अब। बट तैयारी एक बार अगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप फिर मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। तो ये मैं कहूंगा कि हताश ना हो, आप एक बार तैयारी को अच्छे से, पूरे सिलेबस को कवर करें प्रॉपर, और टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी टेस्ट का सॉल्यूशन है। टेस्ट कहाँ से लगाएं तो ये भी बता इस दीजिए। वे को आप, टेस्ट तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही लगाया है, सारा टेस्ट वही टेक्स्ट बुक से ही लगाया है, सारा पीवाईक्यू मॉक जो भी था सारा टेक्स्ट बुक का ही था। लेकिन एक चीज अलग क्या था कि टेस्ट लगा के सिर्फ उसका सॉल्यूशन देखते नहीं थे, उसके टेक्निकल के सॉल्यूशन को प्रॉपर एक सीक्वेंस में लिखते थे। और समथिंग लास्ट टाइम हम नोटिस किए कि 100 से 120 पेज का एक कॉपी बन गया था टेक्स्ट बुक का सेट लगाते लगाते। जो मिसलेनियस क्वेश्चन उसमें डाटा ऐड करते थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक अच्छी बात है कि वो चारों ऑप्शन को डिटेल सॉल्यूशन देते हैं। तो उन सब से भी एक अच्छा खासा आइडिया लग गया था। तो वो भी काफी ज्यादा हेल्प किया टेक्स्ट बुक। एक क्वेश्चन है जो नॉर्मली आजकल के जनरेशन ही बोलूंगा कि रहता है, ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग, विच इज बेटर एंड व्हाई? दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, उसको डिस्ट्रक्शन बहुत है, फोन पे ऑनलाइन क्लासेस करने बैठे बहुत तरह के मैसेज हैं, और मतलब नोटिफिकेशन हैं, वो नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो उनको लगता है ऑफलाइन क्लासेस रहेंगे, वहाँ स्टूडेंट के बीच में बैठेंगे तो थोड़ा पढ़ाई के माहौल में रहेंगे, तो फिर उनके लिए ऑफलाइन बेस्ट रहता है। कुछ को लगता है कि नहीं, जो चीज ऑफलाइन क्लासेस में 3 घंटे में कवर होगी, वो चीज ऑनलाइन में वो 2 घंटे में कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, वो ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑनलाइन में। जैसे हम खुद डिप्लोमा के थे, बट मैंने मशीन का मोस्टली पोर्शन अंकित गोयल सर जो है उनसे कवर किया। तो शायद दोनों के अपने अपने फायदे हैं, डिपेंड करते हैं वो कब किस सिचुएशन में है। किसी को अगर ऑनलाइन कंसंट्रेट कर पा रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है, फिर ऑनलाइन आ पाए। यहाँ ज्यादा कंटेंट है, ज्यादा एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर नहीं, किसी को लगता है कि नहीं कंसंट्रेट हो पा रहा है, रूम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से कंफ्यूजन हैं बच्चों के। जैसे आप गरीब हैं, तो पहला पॉइंट तो आप ऑनलाइन की तरफ जाइए, सस्ता है, अफोर्डेबल है और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको रूम लेने की जरूरत पड़ेगी, रूम लेने के साथ साथ बहुत हम्म। सारे खर्चे होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली हाँ। कंडीशन नहीं सही है, घर पे अगर मैनेज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन की तरफ जाइए। दूसरी बात यह है कि जो लड़के कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं, जो जिनको मोबाइल का फोबिया है, मोबाइल पे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सब चलाते रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते, आप तुरंत ऑफलाइन ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल आप चला रहे हैं पूरे दिन में, 24 घंटे, तुरंत आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए, वहाँ कंसंट्रेशन बना रहेगा, वहाँ पर मोबाइल चला नहीं पाएंगे। तो अगर फैमिली कंडीशन नहीं सही तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको चीजें रिवाइज करनी है बार बार, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें ले लीजिए। एक बार ऑफलाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन लेकर रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, उसमें आपको लाइव टेस्ट क्विजेस बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, उसको दीजिए, उसका एनालिसिस करिए जैसे सर करते थे। और स्मार्ट अप्रोच के लिए सर को फॉलो कर लीजिए, और सर तरीके बताते जाएंगे, आप प्रॉब्लम बताते जाइए, वो तरीके बताते चले जाएंगे कि हार्ड वर्क कैसे करना है, स्मार्ट वर्क कहाँ करना है, स्ट्रेट अप्रोच कहाँ लगानी है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें सब बताते जाएंगे।
तो काफी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सर का चैनल लिंक दे रहा हूँ, सर के चैनल पे आप कमेंट कर देंगे तो वो भी सर नया वीडियो बनाकर एक आपके कमेंट पे एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपको फैमिली को, क्योंकि आप दो दो तीन तीन एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, और आगे भी आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, मोटिवेशन है बच्चों के लिए, साथ ही साथ अपना भी एक प्रोग्रेस देखना है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।